हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, लेक्चर पार्ट 1। ओके, सो इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने किया था मोशन, जो हमारा फिजिक्स का पार्ट है, उसमें ऑलरेडी हम मोशन और फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। बट फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज द पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, है ना। सो हाउ वी कैन डिफाइन फोर्स, है ना, इन अ सिंपल मैनर। द पुश और पुल ऑन एन object is known as force. Okay, and how to define motion, ठीक है, ये भी हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, मान लो कि ये मार्कर को इस पोजीशन से मैं इस पोजीशन तक लेके आया, तो जब ये पोजीशन चेंज हुई इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगा, है ना। So, how to define motion? If an object changes its position with time, okay, then it is known as that object is in motion. Okay, so when object changes its position with time, then we can say that object is in motion. Okay, हाँ, तो अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक से ज़्यादा अगर फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उस केस में हम रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा फोर्सेस अगर अप्लाई हो रहे हैं, then how will calculate the resultant force? For example, मान लो कि भाई ये एक बॉक्स है, ठीक है, अभी एक आदमी इसको यहां से पुश कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, है ना, और ये आदमी इसको यहां से पुश कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, और ये लेट्स से 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो टोटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे कितना लगेगा जब भी फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं? देन टू फाइंड आउट द नेट फोर्स मींस द टोटल फोर्स, और यू कैन से द रिजल्टेंट फोर्स on this object will be 7 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन। तो उस केस में हम माइनस कर देते हैं वैल्यू को, तो 7 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इज इक्वल टू 2 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे। और बट ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में लगेगा? जहां पे मैग्नीट्यूड का फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यानी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बॉक्स इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ये कम फोर्स लगा रहा है, ये ज्यादा लगा रहा है यहां से। ठीक है, तो टोटल 2 न्यूटन का डिफरेंस है। सो दिस बॉक्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन, है ना। अब मान लो कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे 2 लोग यहां से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं। ये 5 न्यूटन का लगा रहा है और सिमिलर यहां जैसे ही ले लेते हैं, ये 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है। तो इस पर्टिकुलर केस में इस बॉक्स पे जो नेट फोर्स होगा, और यू कैन से द इक्विवेलेंट फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स, है ना, विल बी द टोटल ऑफ दीज फोर्सेस। तो सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं। तो कितना हो गया भाई? 7 और 5 12 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। So if the forces are applied in the same direction, then the net force on that object will be the total of the forces.
है ना, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर में एक नया टर्म आ रहा है आपका, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब बैलेंस्ड फोर्सेस किसे बोलते हैं और अनबैलेंस्ड फोर्सेस किसे बोलते हैं? देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, तो अगर वो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि इस डस्टर पे, है ना, अभी रेस्ट पे, यहां से 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो, ठीक है, और एक फोर्स यहां से 2 न्यूटन का ही अप्लाई हो, सेम मैग्नीट्यूड का, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या ये डस्टर की स्टेट में चेंज आएगा? यानी स्टेट अभी इसकी कैसी है? रेस्ट। तो क्या ये मोशन में आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से कैसे फोर्सेस लग रहे हैं? इक्वल मैग्नीट्यूड के, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो देयर विल बी नो चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। अब मान लो कि ये मोशन में है, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, यहां से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहां से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस मूविंग ऑब्जेक्ट में, तो क्या अभी इसकी स्टेट में चेंज आएगा? इसके मोशन में चेंज आएगा? अभी भी नहीं आएगा, ठीक है। सो इस तरह के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। सो बैलेंस्ड फोर्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे हम, है ना? If forces applied on an object are equal in magnitude and opposite in direction, then there will be no change in the state of rest or of motion of an object. Such forces are known as balanced forces. For example, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, ये मान लो कि ये बॉक्स है, ठीक है। अभी इस बॉक्स को ये लड़का यहाँ से पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, ठीक है, और एक दूसरा लड़का इसको यहाँ से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, देखो दोनों का, और ये भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है। सो हियर द फोर्सेस आर अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो अभी इस बॉक्स की स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहने वाला, मोशन कर रहा है, मोशन ही करता रहेगा। सो देयर विल बी नो चेंज इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन equal magnitude forces are applied on the same object in opposite direction. Such forces are known as balanced forces. तो यहां पे balanced forces लग रहे हैं, ठीक है। अब unbalanced forces क्या होंगे? मान लो इसी सेम एग्जांपल में, जैसा कि अभी पहले किया था हमने, ये लड़का यहां से जो फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, है ना, और ये दूसरा लड़का यहां से जो फोर्स लगा रहा है ये सिर्फ 5 न्यूटन का ही है। तो फोर्सेस भले अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो, बट मैग्नीट्यूड में चेंज है, इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है। सो देयर विल बी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन दिस केस, है ना। तो ये 10 न्यूटन, देखो इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, सो ओवरऑल 5 न्यूटन का नेट फोर्स अप्लाई होगा, 10 - 5 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। इस बार ये बॉक्स मोशन में आ जाएगा, है ना। सो ये किसका केस हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। सो व्हेन द फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड और ऑफ unequal magnitude, then there will be change in the state of rest or of motion of an object.
तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, सो किसी ऑब्जेक्ट की अगर हमें स्टेट चेंज करनी है, रेस्ट पे है और उसे हमें मोशन में लेके आना है, या ऑलरेडी मोशन में है तो उसको रोकना है या उसकी स्पीड बढ़ानी है, तो हमें अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई करने पड़ेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या होता है भाई, इसको ध्यान से समझो। व्हाट इज इनर्शिया, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है, तो मतलब हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, तो वो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करेगा, और अगर वो मोशन कर रहा है ना, तो वो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा। कोशिश करेगा से क्या मतलब है, मान लो कि ये एक अलमीरा है भाई, ठीक है। इस अलमीरा को, है ना, ये लड़का यहां से पुश कर रहा है, तो अभी ये ऑब्जेक्ट, है ना, इन दिस केस दिस अलमीरा इज एट रेस्ट। तो इस ऑब्जेक्ट की भी टेंडेंसी है, अभी मैंने बताया कि हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहता है। तो ये रेस्ट में है, तो ये अलमीरा भी रेस्ट में ही रहना चाहेगा, है ना। तो जब ये लड़का इस पे फोर्स लगाएगा तो ये अलमीरा मूव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो अपनी इस टेंडेंसी को फॉलो कर रहा है, रेस्ट पे ही रह रहा है ना। और क्यों मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई देखो, ये अलमीरा की ये सरफेस, ये फ्लोर की सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा अप्लाई होता है। तो ये लड़का अगर इसको यहां से पुश कर रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बट अगर ये लड़का इस फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, उसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर लगा देगा, है ना, तो वो फोर्स अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो ये अलमीरा मूव हो जाएगी, है ना। तो इनिशियली इस अलमीरा ने खुद की पोजीशन के चेंज को रेजिस्ट किया, रोका, है ना, वो स्टार्टिंग में मूव नहीं हुआ। इसी टेंडेंसी को, ये जो रेजिस्ट करने की टेंडेंसी है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसे हम बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया को कैसे डिफाइन करेंगे हम, द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट, रेजिस्ट यानी रोकना, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन, है ना। तो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, रहना चाहेगा, उसको रेजिस्ट करेगा अगर उसको चेंज करोगे, और अगर मोशन में है तो मोशन ही करता रहना चाहेगा। उसकी पोजीशन को अगर चेंज करने की हम कोशिश करेंगे, उसकी स्टेट को, तो वो रेजिस्ट करेगा हमेशा, ठीक है। इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया जो है, द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, है ना। तो इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है। मास ज्यादा तो उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा, मास कम तो उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कम, ठीक है, वो कम रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मान लो कि एक बस है,
ठीक है भाई, लग तो नहीं रहा बस जैसा, मान लो इसको कि ये बस है, ठीक है। और ये ऊपर ग्रिल्स लगी होती हैं बस के, है ना, और ऊपर लगेज रखा जाता है। तो मान लो कि यहाँ पे दो बॉक्सेस रखे हैं, ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है, इसका मास ज़्यादा है, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसका मास कम है, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। और दोनों को ही बांधा बांधा नहीं है हमने इस ग्रिल से, इस रेलिंग से, ठीक है। अब ये बस मोशन में है, सडनली बस ब्रेक अप्लाई करेगा, तो ये दोनों बॉक्सेस आगे की तरफ मूव होंगे, है ना। कौन सा बॉक्स ज्यादा दूर तक जाएगा? छोटा वाला। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है, तो उसका इनर्शिया भी कम है, और इनर्शिया ही तो वो प्रॉपर्टी है जो उसकी स्टेट में चेंज जब भी कुछ होता है तो उसको रेजिस्ट करता है। तो ये बॉक्स कम रेजिस्ट करेगा, ये बॉक्स ज्यादा रेजिस्ट करेगा अपनी पोजीशन की चेंज में, जो चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये मूव तो होगा बट कम मूव होगा, ये ज्यादा मूव होगा, है ना। सो इनर्शिया को हम कैसे डिफाइन करें? इनर्शिया, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन, ठीक है। और इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, मास जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा, ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यू कैन सी द टाइटल, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो मोशन के जो लॉज हैं वो हम पढ़ेंगे। किसने दिए ये लॉज? सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। ये तीन लॉ दिए हैं भाई, इस तीनों लॉ में ऑलमोस्ट सारी फिजिक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कवर हो जाती है, ठीक है। तो पहला लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, which is also known as लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना भाई, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए लॉ ऑफ इनर्शिया लिखो, तो वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है, ठीक है, इनर्शिया पे ही बेस्ड है। सो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या कहा? न्यूटन ने कहा भाई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन ही करता रहेगा। कब तक? until and unless any external unbalanced force is applied on it, है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, या मोशन कर रहा है तो मोशन ही करता रहेगा, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हम नहीं लगा देते, तब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लॉ, और यू कैन से द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सिंपली अगर इसको हम स्टेट करें तो कैसे लिखेंगे? इफ एनी ऑब्जेक्ट is at rest, it will remain at rest, or if any object is in motion, it will remain in motion until and unless an external unbalanced force is applied on it. अब यहां पे देखो भाई, ये अनबैलेंस्ड लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर से रीड कर देता हूं।
if any object is at rest, it will remain at rest. Okay, or if any object is in motion, it will remain in motion. है ना? तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन कर रहा है तो मोशन ही करता रहेगा. कब तक? until and unless an external unbalanced force is applied on it. जब तक उस पे कोई unbalanced force नहीं लग जाता. अनबैलेंस पे मैं क्यों इतना इम्फेसिस कर दे रहा हूँ और क्यों इतना जोर लगा रहा हूँ भाई? क्योंकि अगर यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्सेस हुए, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बैलेंस फोर्सेस जब अप्लाई होते हैं तो इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, है ना? तो तभी स्टेट में चेंज आएगा जब अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा. ठीक है? तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहने वाला है, मोशन कर रहा है तो मोशन ही करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग जाता. दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है? इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? भाई जब हम किसी व्हीकल में, मान लो कि आप किसी कार में या बस में बैठे हैं, ठीक है, और वो कार और बस अभी रेस्ट पे है, राइट? मान लो भाई कि ये ठीक है, ये कोई आदमी इस चेयर पे बैठा है और ये बस अभी रेस्ट पे है. ये बस सडनली स्टार्ट हुई इस डायरेक्शन में, है ना? तो अब ये आदमी किधर जाएगा? ये ऐसे बैठा है ना, ऐसे, ठीक है, और बस इधर स्टार्ट हुई है तो ये एकदम से पीछे हो जाएगा. होता है ना ऐसा सडनली, तो ये पीछे जाएगा. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनिशियली ये बस रेस्ट पे थी. ठीक है, बस रेस्ट पे है, उसका ये फ्लोर रेस्ट पे है, उस पे लगी हुई है सीट रेस्ट पे है, और उस पे बैठा हुआ ये आदमी रेस्ट पे है. तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स में इनर्शिया कौन सा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. और मैंने आपको क्या कहा कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है. ठीक है, उसकी टेंडेंसी है ये. तो अब सडनली जब ये बस इधर स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ? टायर आगे गए, ये पूरी बस आगे गई इस डायरेक्शन में, तो ये फ्लोर मूव हुआ, उस पर लगी हुई ये सीट मूव हुई, और उस पर बैठा हुआ ये आदमी, ठीक है, तो इस आदमी का बेस जो है वो इस सीट के साथ कांटेक्ट में है. तो ये जो नीचे वाला पार्ट है वो तो गया आगे इन ऑब्जेक्ट के साथ, बट जो अपर बॉडी है उसको क्या पता है भाई? अपर बॉडी तो रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है. तो अपर बॉडी तो यहीं पे रह गया, देखो इसी पोजीशन पे, है ना? इतना पोर्शन इसकी अपर बॉडी इसी पोजीशन पे रहेगी. बट ये जो लोअर पोर्शन है इसकी बॉडी का, जो इस बस के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, वो तो आगे चला गया. सो नीचे वाला पोर्शन तो गया आगे, ऊपर वाला रेस्ट पे ही रहना चाहता है ना? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो वो ऐसा मूव हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और यू कैन से इनर्शिया. अभी इसका अपोजिट क्या होता है? मान लो कि ये आदमी बस के अंदर खड़ा है भाई, ठीक है, इसके पैर से लंबे हाथ बन गए, कोई बात नहीं. ठीक है, इसने ये ऊपर यहाँ ये हैंडल लगा हुआ है और इसको पकड़ के ये खड़ा है बस में. ठीक है, यहां से भी पकड़ रखा है इसने, राइट? अब ये बस इस डायरेक्शन में मूव हो रही है. ठीक है, दिस इज द फ्लोर ऑफ द बस, इसके पैर कांटेक्ट में है यहाँ पे. द बस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सडनली ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करा. ठीक है, ये ऐसे खड़ा है, बस इस डायरेक्शन में जा रही है. अभी ड्राइवर ने सडनली ब्रेक अप्लाई करा तो इसकी बॉडी कहाँ मूव होगी? इस बार आगे की तरफ मूव होगी. क्यों?
क्योंकि जब ये मोशन हो रहा है तो यहां पे इनर्शिया ऑफ मोशन है सारे ऑब्जेक्ट्स में, इस आदमी में, बस में, ठीक है, इन एवरी ऑब्जेक्ट देयर इज इनर्शिया ऑफ मोशन। बट सडनली ब्रेक अप्लाई करने पे, क्योंकि ये बस का फ्लो रुक गया, तो इसके साथ इसके पैर कांटेक्ट में है, वो भी रेस्ट पे आ गए। बट अपर बॉडी को क्या पता भाई, वो तो इनर्शिया ऑफ मोशन ही फॉलो करेगा ना। तो पैर तो रुक गए एकदम से, तो लोअर बॉडी रुक गया, बट द अपर पार्ट विल बी इन द मोशन, ठीक है। तो बस के साथ ही मोशन में होगा, जो कि थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा, ठीक है। तो अगर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूछा जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, तो स्टेटमेंट लिखने के बाद अगर आपसे कहा जाए कि भाई एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, सो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये कार या बस का मोशन वाला आप समझा देना दोनों ही केसेस में, कि बस या कार जब सडनली स्टार्ट होता है तो क्या पोजीशन हो जाती है, और सडनली जब ब्रेक्स अप्लाई होते हैं तो क्या पोजीशन हो जाती है, ठीक है। तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इस चैप्टर में अभी 2 लॉ और बाकी हैं, सेकंड एंड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और लास्ट टॉपिक एक और है, द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। तो वो अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे हम लोग। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।